Hello friends, welcome back to my channel. My name is Pratika Gupta and guys topic for today is discharge of contract. ये एक बहुत ही fresh, बहुत important topic है which we are going to discuss today. अभी तक guys I have covered up to section 36 of the Indian Contract Act 1872. हर एक topic को, हर एक section को मैंने बहुत clearly समझाया है. From today onwards we are going to discuss from section 37 about the discharge of contracts. ठीक है. So guys, before we move on, if you are new to my channel and you have not subscribed it yet, please मेरे channel को अभी subscribe कर दो. Subscribe my channel right now. And yes, if you enjoy learning with me, if you understand what I teach, please like all my videos and do let me know in the comment section. So guys, let's get started with a new topic which is discharge of contract. Discharge of contract guys होता क्या है? अभी तक हमने read करा कि what are the steps for the formation of a valid contract. हमने ये देखा कि what is a contract, what is a proposal, what is an acceptance, what is meant by revocation, what is meant by competency to contract. ये सारे important topics, lawful consideration, unlawful consideration, हर एक important topic को हमने देखा. So after a valid contract has come into existence, अब एक contract बन चुका है, that too a valid contract. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है. हर एक एसेंशियल उस कॉन्ट्रैक्ट में है विच इज नीडेड फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड. नाउ नेक्स्ट स्टेप आफ्टर फॉर्मेशन इज टू डिस्चार्ज इट. डिस्चार्ज का मतलब होता है कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे. सी गाइस देयर आर 4 वेज ऑफ डिस्चार्जिंग अ कॉन्ट्रैक्ट. डिस्चार्ज इज टू फुलफिल इट. उसको किस तरीके से आप खत्म कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को. तो हम 4 मेथड्स को स्टडी करेंगे, 4 वेज को स्टडी करेंगे. बट फर्स्ट इज बाय परफॉर्मेंस. तो मैंने आपके लिए लेके आई हूँ आज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन सबसे पहले इन दिस टॉपिक हम 4 मेथड्स को स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज बाय परफॉर्मेंस. इट मीन्स अगर आप सिंपली अपने कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं अगर आप उसको पूरा कर देते हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. इट मीन्स इफ 2 पीपल हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर, उनके पास कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, अगर वो अपनी राइट्स और ड्यूटीज़ को पूरा कर देते हैं यानी कि बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस दे विल बी डिस्चार्जिंग द कॉन्ट्रैक्ट. सो राइट फ्रॉम सेक्शन 37 टू सेक्शन 55 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम स्टडी करेंगे बाय परफॉर्मेंस. हाउ कैन यू डिस्चार्ज योर कॉन्ट्रैक्ट मेयरली बाय परफॉर्मेंस. अभी की इन दिस वीडियो आई विल बी ओनली एक्सप्लेनिंग सेक्शन 37, लेकिन सेक्शन 55 तक हम कवर करेंगे सिर्फ इसी टॉपिक को. एंड आफ्टर दैट सेक्शन 56 से हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ मेथड्स ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इन टोटल 4 मेथड्स हैं. सो गाइज इफ आई बिगिन विद सेक्शन 37 आपको ओवरव्यू समझ आ गया कि हम क्या स्टडी करने लगे. सेक्शन 37 टॉक्स अबाउट ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट. गाइज बहुत बेसिक है सेक्शन 37. आपको पता है मैं बिगिनिंग से बताती आ रही हूँ कि सपोज देयर आर 2 पीपल A and B. A says to B that I wish to sell my car to you worth 2 lakh rupees. I have told you कि यहाँ पे there are 2 promises. Promise 1 is made by A to B for selling his car to B and promise 2 is made by B to A for paying rupees 2 lakhs in return to A for that car. अब आपको पता है यहाँ पे कि हर एक कॉन्ट्रैक्ट, हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कॉन्फर्स सर्टन राइट्स एंड इम्पोजेस ड्यूटीज ऑन ईच अदर. यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हर एक पार्टी के पास होते हैं. Obligations are nothing but duties. जहाँ पे A की ड्यूटी है, this contract between A and B, it has conferred some rights and duties upon these 2 people. A की एक ड्यूटी है to deliver that car to B, but at the same time he has a right कि once he has delivered that car to B उसको 2 लाख रुपीज़ मिले. Similarly B has a duty. उसकी ड्यूटी है कि उसको क्या करना है, 2 लाख रुपीज़ A को देने हैं provided he has a right विद दैट ड्यूटी. और वो ये है कि उसको भी कार मिलेगी. अगर उसको कार मिलेगी तभी वो 2 लाख रुपीज़ देगा. इट मीन्स बोथ दीज पीपल इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट दे हैव सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर. और उन राइट्स और ऑब्लिगेशंस को पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वही हम सेक्शन 37 में रीड करेंगे. बेसिक एग्जाम्पल के साथ यही कार की एग्जाम्पल लेंगे. तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट. हर एक कॉन्ट्रैक्ट, हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज H, हर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज के पास कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दे के जाता है. व्हेन पार्टीज 2 पीपल टू अ कॉन्ट्रैक्ट हैव कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर वेयर वन इज द प्रॉमिसर द अदर इज अ प्रॉमिसी, जो बेसिक से हम कवर कर चुके हैं. तो वहाँ पे इन दोनों को अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को पूरा करना होगा, तभी दे विल बी एबल टू डिस्चार्ज देयर कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस. लेकिन यहाँ पे सेक्शन 37 में ये लिखा है कि अब कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस तो 2 लोगों के पास हैं, प्रॉमिसर के पास भी है, प्रॉमिसी के पास भी, दोनों के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं. बट अब अगर आप उन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस डिस्चार्ज करना चाहते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो आपको क्या करना होगा, जो प्रॉमिसर है उसको या तो इन एक्चुअल ये कार B को डिलीवर करनी होगी,
अंडरस्टूड सी बात है कि या तो आपको एक्चुअल ये कार बी को डिलीवर करनी है, अगर आप इसको एक्चुअल में डिलीवर करोगे उसको हम बोलते हैं परफॉर्म इट। यानी कि अगर आप एक्चुअल में ए बी को ये कार डिलीवर करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ए हैज़ एक्चुअली परफॉर्म्ड हिज ऑब्लिगेशन विच दैट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ इम्पोज्ड अपॉन ए। अब क्योंकि उसने अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया है तो यहाँ पे ए के पास एक ड्यूटी है टू रिसीव 2 लाख रुपीज फ्रॉम बी। या फिर इस सेक्शन 37 में एक और वर्ड इंपॉर्टेंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टीज इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी, राइट, यहाँ पे क्या लिखा है, पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी, बट हियर दे आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोमिसर। प्रोमिसर मतलब ए इन दिस एग्जाम्पल ही मस्ट ईदर परफॉर्म मीन्स ईदर ही हैज टू एक्चुअली डिलीवर दैट कार टू बी ऑन सो एंड सो डेट, जो भी स्पेसिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट में लिखी है, ही हैज ईदर टू एक्चुअली परफॉर्म इट। एक्चुअली परफॉर्म का मतलब है आपको उसको कार डिलीवर करनी है। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑफर टू परफॉर्म। गाइस ऑफर टू परफॉर्म को मार्क कर लो। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब होता है यू हैव टू मेक एन ऑफर, यू हैव टू मेक एन एफर्ट और एन एफर्ट टू बी कि मैं इसको पूरा कर दूं। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब है टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, राइट। यानी कि ए को या तो एक्चुअली वो कार बी को डिलीवर करनी है, या फिर ए हैज़ टू मेक एन ऑफर, ही हैज़ टू मेक एन एफर्ट, ही हैज़ टू मेक एन अटेम्प्ट टू डिलीवर दैट कार टू बी। यानी कि जो भी इनकी डेट है, सपोज 1 जनवरी 2021, बोथ दीज पीपल हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद ईच अदर। अब इनको पता है कि हमने 10 जनवरी को, ए को पता है कि मुझे बीइंग अ प्रॉमिसर आई हैव टू डिलीवर दिस कार टू बी, तो या तो ए 10 को एक्चुअली बी को वो कार डिलीवर करेगा, या फिर ए को क्या करना है, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस मतलब ए कैन कॉल बी ऑन दैट डे और ही में इधर मैसेज बी ऑन दैट डे कि टुडे इज द डे जब हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना है, क्या मैं आपको कार डिलीवर करवा दूं। सो ही हैज़ टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। या तो यू हैव टू एक्चुअली परफॉर्म इट, ईदर परफॉर्म इट, और यू हैव टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब है कि आपको एक ऑफर करना है बी को, एन एफर्ट और एन अटेम्प्ट, और इन अदर वर्ड्स टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। टेंडर का मतलब ऑफर होता है, सो यू हैव टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द अदर पर्सन। और अगर बीइंग अ प्रॉमिसर आप ये नहीं करते हो तो हम ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 आपने अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं किया। ए की प्रॉमिसर की एक ऑब्लिगेशन है कि ही हैज़ ईदर टू परफॉर्म इट और ही हैज़ टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज नथिंग बट अ टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ए को बी को उस पर्टिकुलर डे पूछना है, रिक्वेस्ट करनी है कि क्या मैं आपकी वो जो कार है, जो मेरी कार है, क्या आपको डिलीवर कर दूं, एंड यू हैव टू मेक पेमेंट ऑन डिलीवरी। सो ही हैज़ टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। इज इट? सो आपको समझ आए, जब या तो इधर ए परफॉर्म करेगा एक्चुअली या फिर ही विल मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, तो हम उस टाइम पे मान लेंगे कि ए ने जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा कर दिया, ही हैज़ डिस्चार्ज दोज ऑब्लिगेशंस। बट यहाँ पे एक लाइन बाय द एंड ऑफ दिस सेक्शन 37 लिखी है, वो लाइन ये कहती है कि अगर इन केस कोई भी ए और बी की कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसी कंसिडरेशन है जिसको लॉ ने मना किया है, इधर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसको अनलॉफुल कहा है या फिर किसी और एक्ट ने इन इंडिया, यानी कि वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर कोई और भी लॉ है इंडिया में इन फोर्स इन इंडिया करंटली, और अगर वो किसी भी चीज़ की होने को मना करता है, यानी कि जैसे इंडियन पीनल कोड है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वो फॉरबिडन करता है, हमारा लॉ बहुत सारी चीज़ों को जो हमारे इंडियन लॉज है दे फॉरबिड डूइंग ऑफ एन इवेंट। तो अगर तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज़ है विच इज़ फॉरबिडन ईदर बाय द एनी इंडियन लॉ और बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इटसेल्फ, उस चीज़ को आप परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इट इज़ समथिंग विच इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, तो वो चीज़ इलीगल होगी। अदरवाइज अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और आपके पास ऑब्लिगेशंस हैं, सो यू गॉट टू परफॉर्म इट बीइंग अ प्रॉमिसर ईदर बाय एक्चुअली परफॉर्मिंग इट और यू हैव टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस जो है ना, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर। यानी कि ऑफर और प्रपोजल हम इंडियन लॉ में बोलते हैं, ऑफर इंग्लिश लॉ में बोलते हैं, होप यू नो दैट, राइट। सो जो हमारा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होता है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर, क्योंकि जो ऑफर होता है इट इज़ द इनिशियल बिगिनिंग और द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस आएगी, देन देयर विल बी प्रॉमिस, कंसिडरेशन, अग्रीमेंट, एनफोर्सेबिलिटी, एंड देन अ कॉन्ट्रैक्ट विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो वो जो प्रपोजल है वो क्या होता है, एक इनिशियल बिगिनिंग पॉइंट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। बट इफ आई टॉक अबाउट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, ये ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कब आती है, जब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस और उसके बाद ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होती है। आई होप आपको पता है। अब आप इसको समझो कि देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन दीज टू टर्म्स, इनको आप एक नहीं मान सकते। सो इफ आई रीड दिस बैरक लैंग्वेज, बैरक बोलता है
The parties to a contract must either perform, here they are talking about promisor, he must either perform or he has to make an offer of performance, offer to perform their respective promises. Promises क्या है? To deliver the car and to receive 2 lakh rupees, their respective promises, unless guys it is a point to be noted जो मैं आपको already समझा चुकी हूँ, unless such performance is dispensed with or excused under the provisions of this act or any other law in India. तो अगर कोई भी और ऐसा law है या even the Indian Contract Act, if it is excused by those laws, then it is an exception. Otherwise आपको क्या करना है? इसको perform करना होगा either by actually performing it or by making an offer of performance. I hope guys आपको, this is section 37 paragraph number 1. Section 37 paragraph number 2 only talks about the effect of death of promises on performance. Right, तो अगर what happens is कि A and B, there are 2 people, they have entered into a contract with each other and before actually performing it, यानी कि suppose first को इन लोगों ने contract कर लिया लेकिन it is to be executed in future, ये executory contract है which is to be performed in near future, that is on 10th of January. So in between these 9 days अगर any one of them dies तो क्या होगा? What will be the effect of death of promisers ऑन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट? तो इफेक्ट ये रहेगा कि इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे दे विल बी बाउंड. हम ये नहीं कहेंगे कि अपॉन डेथ ऑफ एनी वन ऑफ दीज 2 पीपल द कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड. नो, सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 क्लियरली स्टेट्स कि व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ एनी वन ऑफ दीज प्रोमिसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. तो वो क्लियरली बोलता है कि अगर किसी भी इंसान की डेथ होती है तो वहाँ पे देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड. ए की डेथ होती तो ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स और बी में ये कॉन्ट्रैक्ट उसी तरीके से चलेगा. बी की डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड ए विल बी बाउंड. बट अगर दोनों सर्वाइवर्स की डेथ हो जाती है तो इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड बाय दिस कॉन्ट्रैक्ट. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इफेक्ट ऑफ डेथ ये रहता है कि इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड. बट आपको एक और वर्ड देखने को मिलेगा विच इज unless a contrary intention appears from the contract. So contrary intention appears from the contract का मतलब ये होता है कि अदरवाइज जो लॉ है हमारा सेक्शन 37 क्लॉज 2 पैराग्राफ 2, तो जो हमारा लॉ है वो तो ये बोलता है कि इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इसकी कॉन्ट्रैक्ट जब 2 पार्टीज करती हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी ने जब 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट किया, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इसकी पार्टीज जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं उस टाइम पे वो अग्रीमेंट में लिख देती हैं कि आफ्टर माई डेथ नोबडी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. आफ्टर डेथ ऑफ एनी वन ऑफ दीज 2 पीपल दिस कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड. तो इट मीन्स अगर ऐसा कोई भी कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट इंटेंशन हमें दिखता है फ्रॉम द एग्रीमेंट तो हम उसको मानेंगे, अदरवाइज हमारा जो लॉ है वही एप्लीकेबल होगा. तो कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्ररी टू लॉ कुछ लिखा है तो उसी चीज़ को माना जाएगा. गाइज यहाँ पर हम एक डिफ्रेंसिएशन भी करते हैं बिटवीन स्पेशल एंड जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स. अब आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ईजी है. स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स आर स्पेशल टू अ पर्सन बिकॉज दे आर डिपेंडेंट upon the skill, talent, expertise and knowledge of a person. Suppose A and B, they have entered into a contract with each other. A जो है he is a singer, a very reputed singer, और वो एक थिएटर मैनेजमेंट कमेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आई विल बी सिंगिंग एट योर थिएटर ऑन सो एंड सो डेट. अब यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज कि बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो पाता है, ए डाइड. बिफोर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ए डाइड. सो आपको क्या लगता है क्या ए की जगह कोई और आ सकता है? नहीं, बिकॉज ए हैज़ अ स्पेशल टैलेंट, स्किल, एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज विच अदर पर्सन माइट नॉट हैव. तो उसके टैलेंट को कोई इमिटेट नहीं कर सकता, इज इट? तो यहाँ पे क्या होगा, विद द डेथ ऑफ दिस पर्सन सिंस इट वॉज अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इट विल कम टू एन एंड. ये खत्म हो जाएगा. बट अगर ए ने अपना जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था थिएटर कमेटी के साथ, अगर ए ने उस टाइम पे लिखा था कि आई एम अ पर्सन हु इज गोइंग टू सिंग एट योर कॉन्सर्ट ऑन सो एंड सो डेट, बट इफ मुझे कुछ होता है, ही मे मीट विद एन एक्सीडेंट, जरूरी नहीं कि उस इंसान की डेथ हो जाए. दिस पर्सन ही माइट मीट एन एक्सीडेंट भी हो सकता है. दिस पर्सन माइट बिकम अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. कुछ भी हो सकता है, वो अनसाउंड माइंड का भी हो सकता है. बस ऐसा कुछ भी जिस चीज़ से he as a person becomes incapable of singing, he might die, he might meet an accident, he might become a person of unsound mind, कुछ भी हो सकता है. तो while entering into a contract with theatre committees,
अगर ए ने ये लिखा होगा कि मुझे कुछ होने पे मेरी वाइफ है मिसेज ए who is going to sing at your concert, तो अगर contrary intention appears from the agreement, अगर कुछ contrary लिखा है उस agreement में तो हम उस चीज़ को ही मानेंगे. Otherwise law क्या कहता है कि अगर ये special contracts होते हैं, since it is a contract which is special in itself, it is dependent upon skill, expertise of a person, so हम उसको replace नहीं कर सकते. अगर वो इंसान नहीं कर पाएगा तो मान लिया जाता है कि कोई भी इंसान उसको नहीं कर पाएगा क्योंकि ये skill पे based है. But if जनरल रूल यही फॉलो होता है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स में विद द डेथ ऑफ दिस पर्सन द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड. बट व्हाट हैपेंस इज दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. आई होप आपको समझ आ रहा है कि हाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि अगर कॉन्ट्ररी इंटेंशन उस अग्रीमेंट में लिखा होगा व्हाइल दैट कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड इनटू, तो उसी चीज़ को फॉलो किया जाएगा. सिमिलरली हमारे पास जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं. जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर जनरल इन नेचर विच कैन बी परफॉर्म्ड बाय एनीबडी and they are certainly not dependent upon skill, talent, expertise of a person. For example, A says to B, I'll be selling you my car. Now मान लिया जाता है कि A को किसी दिन कुछ हो जाता है. A might meet an accident, he might become a person of unsound mind, or he might die. Anything happens to A. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी नहीं कर पाएगा. कोई भी ए की फैमिली में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, एनीबडी कैन परफॉर्म दैट प्रॉमिस ऑन पार्ट ऑफ ए. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 क्लॉज 2 हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड. बट अगर जब ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी के साथ, अगर वहाँ पे कॉन्ट्ररी इंटेंशन देखने को मिलता है, यानी कि ए ने उसी दिन 1 जनवरी 2021 को ही बी को बोल दिया था कि अगर मुझे कुछ होता है तो उसके बाद नीदर ऑफ माई लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल बी बाउंड एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट विल कम टू एन एंड देन एंड देयर. इट मीन्स ये वॉइड हो जाएगा. सो आई होप गाइस आपको ये समझ आ रहा है कि किस तरीके से वर्क होता है. सेक्शन 37 पैराग्राफ 1 इज क्वाइट ईजी. ये सिर्फ इतना बताता है कि जो प्रॉमिसर होता है या फिर जो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, दे हैव कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर, और उनको डिस्पेंस करना ज़रूरी है, पूरा करना ज़रूरी है. और इसी को हम बोलते हैं सेक्शन 37 विच इज़ यू आर फुलफिलिंग डिस्चार्जिंग योर कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस किस तरीके से होगी? ईदर प्रॉमिसर हैज़ टू एक्चुअली परफॉर्म इट और ही हैज़ टू मेक एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस. ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन ऑफर. ओरिजिनल प्रपोजल से वो डिफरेंट होता है, मैं आपको बता चुकी हूँ. सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 ओनली टॉक्स अबाउट इफेक्ट ऑफ डेथ. इफेक्ट ऑफ डेथ सिर्फ ये रहता है कि एज अ जनरल रूल सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 सेज कि अगर एक इंसान की डेथ होती है, in case of general contracts his legal representatives will be bound. In case of special contracts, since it is special to a person to his skill and expertise, तो उसकी डेथ के बाद that contract will come to an end. It means it becomes void. But unless a contrary intention appears from the contract, तो A जो है special contracts की भी enforceability करवा सकता है अगर वो ये लिख दे कि Mrs. A will sing on my behalf. अदरवाइज लॉ क्या कहता है कि ये नहीं हो सकता, बट अगर कॉन्ट्ररी इंटेंशन है तो वो परफॉर्म करवाया जा सकता है. और अगर जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूँ, जनरली सेक्शन 37 क्लॉज 2, सेक्शन 37 पैराग्राफ 2 जनरली तो बोलते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स विल बी बाउंड, बट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स बाउंड नहीं भी हो सकते इफ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो आई होप गाइज आपको सेक्शन 37 क्लियर हुआ. बहुत ईजी है, सिर्फ 2 पैराग्राफ्स हैं, दोनों को मैंने प्रॉपरली समझाया. सो थैंक यू सो मच गाइज. आई विल बी कमिंग अप विद सेक्शन 38 एंड आई विल बी ट्राइंग टू फिनिश दिस डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बहुत क्विकली हम जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेंगे. सो स्टे ट्यून गाइज. प्लीज कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, स्टे सेफ एंड बाय बाय.